सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ये सिविक्स का पहला चैप्टर है और इसी के बारे में हमें समझना है। सत्ता की साझेदारी का सीधा मतलब आप कह सकते हैं कि सत्ता किसी एक व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो, क्योंकि अगर सत्ता एक व्यक्ति विशेष के हाथ में होगा तो हो सके कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से न चल सके। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज का प्रत्येक समूह, प्रत्येक समुदाय की भागीदारी होती है। यह चीज आपको ध्यान रखना है। सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का मूल मंत्र है। आप अगर कह दें कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति आपको नहीं होना चाहिए। तो हम इसी सत्ता के साझेदारी को पढ़ेंगे कि किस तरह सत्ता का बंटवारा हुआ, किस तरह शासन व्यवस्था हमने सुचारू रूप से चलाया। इस चीज को समझने के लिए हमें पहले बेल्जियम और श्रीलंका जैसे दो देशों के बारे में, वहां होने वाली घटनाओं के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम फिर भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के बारे में स्टडी करेंगे। आइए हम यहाँ बात करते हैं बेल्जियम की। तो ये बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और अगर इसके एरिया की आप बात करेंगे तो ये हरियाणा से भी छोटा है। और पॉपुलेशन के मामले में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ की जो आबादी है बेल्जियम की वो 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है। यानी अगर हरियाणा से कंपेयर कर दे आप तो हरियाणा की आबादी का लगभग आधा आप कह सकते हैं, क्योंकि हरियाणा की आबादी 2 करोड़ से भी ज्यादा है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात हम समझते हैं यहाँ पे कि ये जो आपका बेल्जियम है ये इसकी सीमा है ये, और इसकी सीमा से यहां लगा हुआ जो देश है नीदरलैंड, यहां जर्मनी इसकी सीमा से लगा हुआ है। यहां लक्जमबर्ग लगा हुआ है, लक्जमबर्ग, और यहां फ्रांस इसकी सीमा से लगा हुआ है। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि बेल्जियम की सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं तो ये आप बता सकते हैं नीदरलैंड, इधर जर्मनी है, ये लक्जमबर्ग हो गया इधर, और यहां आपका हो गया फ्रांस। यहां जो है ये नॉर्थ सी वाला एरिया है, यहां पानी वाला एरिया है, ये लैंड वाला एरिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स जो ब्रुसेल्स है ये बेल्जियम की राजधानी है। तो बेल्जियम के अगर कैपिटल की बात करें हम तो वो ब्रुसेल्स है। आइए यहाँ के जातीय बनावट के बारे में बात करते हैं। यहाँ का जो जातीय बनावट है वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है। ठीक, तो इस चीज के हम बारे में बात करते हैं। ये फ्लेमिश वाला एरिया है, ये ऊपर वाला जो एरिया दिख रहा है फ्लेमिश एरिया है, फ्लेमिश। और ये जो है वेलोनिया का क्षेत्र है, वेलोनिया का क्षेत्र है ये। तो फ्लेमिश में डच भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा आपको मिलेंगे, और ये जो वेलोनिया वाला क्षेत्र है यहाँ पे आपको फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस है तो फ्रांस के करीब है ये, तो फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा मिलेंगे। यानी यहाँ पे फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको ज्यादा, और यहां पर आपको फ्लेमिश में डच भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। यहां पे ये जर्मनी के करीब है तो यहां पे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, जर्मन भाषा। और अगर इसके परसेंटेज की बात की जाए तो 1% लोग आपको जर्मन भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे, 59% लोग डच भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। तो 59% डच भाषा बोलने वाले लोग इस फ्लेमिश वाले इलाके में रहते हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। और बेलोनिया का जो क्षेत्र है उसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, इसमें 40% लोग हैं जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इस तरह आप देख सकते हैं 59%, ये 40% और ये 1%, टोटल हो गया 100%। तो 3 भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे आपको बेल्जियम में, डच भाषा बोलने वाले लोग,
फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग और जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। अगर कोई पूछ देता है आपसे कि डच भाषा बोलने वाले लोग कितने परसेंट है, तो 59%, इनकी संख्या ज्यादा है। और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग 40% ही हैं, यानी ये अल्पसंख्यक में है, माइनॉरिटी में है। तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में है, संख्या में तो कम है, लेकिन ये बड़ा समृद्ध और ताकतवर है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। डच भाषा बोलने वाले लोग संख्या में तो ज्यादा है, लेकिन बबुआ ताकतवर जो है वो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, 40%, संख्या कम लग रहा है, देखल में छोटा लगे घाव करे गंभीर, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ होता क्या है, इस चीज को समझते हैं। जातीय बनावट हमने समझ लिया। बाद में जब जाके ये डच भाषा बोलने वाले लोग आर्थिक रूप से जब समृद्ध हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा ताकतवर फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं, संख्या भले इनकी कम है, लेकिन बाद में जब जाकर के डच भाषा बोलने वाले लोग आर्थिक रूप से उन लोगों का विकास हुआ, जब शिक्षा का ये लोग लाभ पा लिए, तो उन्हें अपने समुदाय की चिंता होने लगी कि हो सके कि आगे जाकर के इनका शोषण होने लगे। इस तरह से डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों में विवाद चालू हो गया। और इस विवाद का रूप, इस टकराव का जो रूप है, वो सबसे ज्यादा देखने को ब्रुसेल्स में मिला, क्योंकि ब्रुसेल्स यहाँ बेल्जियम की राजधानी है। और ब्रुसेल्स की अगर बात करेंगे आप, तो यहाँ पे 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं और 20% डच भाषा बोलने वाले लोग हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स में फ्रेंच वालों की संख्या ज्यादा है और डच भाषा बोलने वालों की संख्या कम है। और टकराव जो ज्यादा देखने को मिला वो ब्रुसेल्स में मिला। ये टकराव 1950-1960 ईस्वी के बीच मिला। तो वहां के नेताओं को यह डर हो गया कि अगर टकराव होगा तो जन और धन दोनों की हानि होगी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी अगर युद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, तो अपार जन धन की हानि होती है। तो वहां के नेताओं की इस बात की चिंता होने लगी कि बहुत ज्यादा जन धन की हानि हो जाएगी अगर इस तरह से इन लोगों के बीच विवाद हो। तो उन वहां के नेताओं ने समझदारी दिखाई और 1970 से 1993 ईस्वी के बीच वहां संविधान में 4 संशोधन कर दिए गए और उसी 4 संशोधन के वजह से वहां का गृह युद्ध रुक गया। आप ये देखेंगे अभी आगे चल के श्रीलंका में तो वहां गृह युद्ध भी हुआ, हजारों हजार की संख्या में लोग मर गए। तो यहाँ पे गृह युद्ध की स्थिति ये पैदा ही नहीं हुई। तो इस चीज को समझेंगे कि वहां के नेताओं ने समझदारी दिखाई और 1970 से 1993 के बीच संविधान में 4 संशोधन कर दिए गए, बस इस वजह से कि ये युद्ध आपस में न करें। इन डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग एक दूसरे से तालमेल से रहें, इन दोनों में कोई बेगानापन न हो, इसलिए बस 4 संशोधन कर दिए गए। तो उसी 4 संशोधन को हमें पढ़ना है कि वो 4 संशोधन क्या है। जो 4 संशोधन किए गए उस 4 संशोधन को हम समझते हैं। पहला जो संशोधन हुआ तो संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि वहां की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, केंद्र सरकार में डच भाषा और ये आपका फ्रेंच भाषा दोनों ही भाषा बोलने वाले लोगों के मंत्री होंगे और समान संख्या में होंगे। ये ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार में मंत्रियों की जो संख्या होगी डच भाषा और फ्रेंच भाषा दोनों भाषा बोलने वाले मंत्रियों की समान संख्या होगी। अगर किसी भी कानून में बदलाव लाना है या कोई नया कानून बनाना है तो दोनों की सहमति से होगा, यानी दोनों लोगों का बहुमत होगा, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों का, तब तो कोई नया कानून बनेगा, किसी कानून में सुधार होगा। नहीं तो केवल कोई एक भाषा बोलने वाला लोग बहुमत में अगर होते हैं तो उस कानून में सुधार नहीं किया जाएगा, कोई नया कानून नहीं बनाया जाएगा। तो पहला जो सुधार किया गया, ये चीज ध्यान रखेंगे कि केंद्र सरकार में डच भाषा बोलने वाले लोग और फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग, दोनों भाषा बोलने वाले लोगों के मंत्रियों की संख्या समान थी। कोई कानून तभी पारित हो सकता है जब दोनों ही बहुमत में हो। किसी एक कम्युनिटी की वजह से अगर बहुमत होता है तो वो कानून नहीं बनेगा। दूसरी चीज क्या की गई, ये राज्य सरकार, कुछ केंद्र सरकार की जो शक्तियां थी, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई
और राज्य सरकार अपने हिसाब से उन शक्तियों का यूज कर सकता था। तो ये दूसरा बदलाव किया गया, केंद्र सरकार की कुछ शक्तियां जो है वो दोनों क्षेत्रों के राज्य सरकारों को दे दी गई। तीसरा बदलाव क्या किया गया, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनाई गई। ये चीज ध्यान रखेंगे, ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनी, ठीक, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार बनी, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो सेंट्रल में बात की गई तो डच तो ज्यादा थे और फ्रेंच वाले कम थे, लेकिन यहाँ मंत्रियों की संख्या समान कर दी गई। तो इस बात को जब ब्रुसेल्स में, चूंकि यहाँ पे 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग थे और 20% डच बोलने वाले लोग थे, तो जब ये लोग मान गए केंद्र सरकार में कि ठीक है भाई डच और फ्रेंच दोनों भाषा बोलने वाले के मंत्रियों की संख्या समान होगी, तो ये लोग भी मान गए कि ठीक है यहाँ जो ब्रुसेल्स में फ्रेंच और डच, ठीक, बोलने वाले लोगों की जो मंत्रियों की संख्या होगी वो समान होगी। तो ये चीज याद रखेंगे, ब्रुसेल्स में एक नई सरकार बनी, ठीक, वहां नई सरकार चलती है। और जो चौथा चीज बना, ये एक तरह की गवर्नमेंट, ये दूसरे तरह की गवर्नमेंट, और ये तीसरे तरह की एक सरकार चलती है, सामुदायिक सरकार, कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। तो एक तीसरे तरह की वहां सरकार चलती है, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे तरह की सरकार स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे तरह की सरकार जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक। तो ये चीज याद रखेंगे, सामुदायिक सरकार। सामुदायिक सरकार क्या है, तो इसको एक ही भाषा बोलने वाले लोग इस सरकार का चुनाव करते हैं, चाहे वो डच भाषा बोलते हो, फ्रेंच भाषा बोलते हो या जर्मन भाषा बोलते हो, और इस बेल्जियम के किसी भी हिस्से में रहते हो, वो इस सरकार का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से ये सामुदायिक सरकार जो है वो तीसरे तरह की गवर्नमेंट है, और ये शिक्षा के बारे में बात करता है, कल्चर के बारे में बात करता है, ठीक है, और भाषा के बारे में, ठीक। ये कोई भी अधिकार या किसी भी बात को ये सरकार सुनती है, सामुदायिक सरकार। तो यहाँ तीन तरह की सरकार चलती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार। एक बार फिर से देख लीजिएगा, संविधान में जो 4 संशोधन किए गए 1970 से 1993 ईस्वी के बीच में, वो क्या क्या था। पहला, केंद्र सरकार बनाया गया और इसमें डच भाषा, फ्रेंच भाषा, दोनों ही भाषा बोलने वाले मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। इस बात को केंद्र वाले लोग मान गए केंद्र में, इसलिए जो ब्रुसेल्स में नई सरकार बनी, ठीक, उसमें वहां के भी लोग माने, क्योंकि वहां फ्रेंच की अधिकता थी। तो जब डच वाले यहाँ मान गए तो फ्रेंच बोलने वाले लोग यहाँ मान गए कि ठीक है भाई, हमारी भी यहाँ संख्या दोनों लोगों की समान रहेगी। एक राज्य सरकार है, ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कुछ अपनी शक्तियां राज्य सरकार को दे दी थी, ठीक है, जो अपना यूज कर सकता था।